हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम अपना अपना भाग्य का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए पहला अवतरण में चलते हैं। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। क्वेश्चन नंबर 1, नैनीताल की संध्या की विशेषताएं बताइए। उत्तर, नैनीताल की संध्या बहुत ही सुंदर और सुखद थी। रूई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कभी नीला, कभी सफ़ेद और कभी लाल पड़ जाते थे, मानो हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। मन को मोहने वाली संध्या थी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा था? वह वहाँ बैठा बैठा बोर क्यों हो रहा था और क्यों कुढ़ रहा था? उत्तर, लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल की किसी सड़क के किनारे बेंच पर बैठा था। संध्या हो गई थी, लेखक अब वापस जाना चाहता था, लेकिन उसके मित्र ने हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया। लेखक कुछ ना कह सका, चुपचाप बैठे तंग होता रहा, कूढ़ता रहा, क्योंकि उसे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के मित्र को अचानक क्या दिखाई पड़ा? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, लेखक के मित्र को अचानक कुहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी मूर्ति आती दिखाई दी। वह एक 10-12 बरस का लड़का था। सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था। गोरा रंग था पर मैल से काला पड़ गया। आंखें बड़ी पर सूनी सी, माथे पर झुर्रियाँ आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, जरा सी उम्र में उसकी मौत से पहचान कैसे हो गई? उत्तर, वह पहाड़ी लड़का भूख और गरीबी से तंग आकर अपने दोस्त के साथ भागकर नैनीताल आ गया था। वह अपने दोस्त के साथ होटल में काम करता था। वहाँ उसे 1 रुपये और जूठा खाना मिलता था। दोनों मजबूरी में जीवन काट रहे थे। मरता क्या ना करता वाली बात थी। एक बार होटल का मालिक उसके दोस्त को इतना मारता है कि वह मर जाता है। वह लड़का जो जीने की चाहत में परिवार छोड़कर आया था, उसे मालूम नहीं था दुनिया इतनी बेरहम, बेदर्द, स्वार्थी और मतलबी है। उसका जीवन से तो पहचान नहीं हुआ, लेकिन मौत से पहचान जरूर हो गया था। अब दूसरा अवतरण में आते हैं। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी। यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, किस प्रश्न को सुनकर बालक मुंह खड़ा रहा? उसकी आंखों ने क्या कह दिया? उत्तर, जब लेखक के मित्र ने बालक से पूछा, क्या तुम इन्हीं कपड़ों में सो जाओगे? यह सुन बालक मूक होकर मित्र को देखने लगा, मानो कह रहा हो, यह कैसे मूर्ख की तरह प्रश्न है, क्योंकि वह जो पहना था उसके अलावा उसके पास दूसरा कपड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, अपने परिवार के बारे में बालक ने क्या बताया? उत्तर, अपने परिवार के बारे में बालक ने बताया, उसके कई भाई बहन हैं। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं। बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती रहती थी, सो भाग आया। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक को बालक की किस बात को सुनकर अचरज हुआ? उत्तर, जब बालक ने बताया गरीबी और भूखमरी के कारण वह परिवार छोड़कर अपने मित्र के साथ भाग आया ताकि यहाँ कुछ काम कर अपना पेट भर सके। वह अपने मित्र के साथ एक होटल में काम भी करता था। 1 रुपया और जूठा खाना मिलता था। मालिक की डांट और मार भी खानी पड़ती थी। एक बार मालिक ने मित्र को इतना मारा वह मर गया। यह बात सुनकर लेखक के मित्र को बड़ा अचरज हुआ कि इतनी कम उम्र में उसने जीवन तो नहीं देखी, लेकिन मौत से पहचान अवश्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लेखक और उसका मित्र बालक को कहाँ ले गए और क्यों? वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में क्या मतलब था? उत्तर, लेखक और उसका मित्र बालक को वकील साहब के पास ले गए। उनका अपना होटल था और उन्हें काम करने वाले की ज़रूरत थी। वे चाहते थे बालक को कहीं काम मिल जाए
और वह अपना गुजारा कर ले। वकील साहब का पहाड़ी बालकों के संबंध में मत था कि ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं। बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं, ये विश्वास करने लायक नहीं होते। अब नेक्स्ट अवतरण में चलते हैं। भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक के मित्र की उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह पहाड़ी बालक की सहायता क्यों नहीं कर सका। उत्तर, लेखक के मित्र की उदासी का कारण वह बच्चा था जिसके पास कपड़े, खाना और रहने को घर नहीं था। इतनी ठंड में वह अकेला बच्चा रात कहाँ गुजारेगा। वकील साहब ने भी काम पर नहीं रखा। यह सब सोच वह उदास हो गया। वह उसकी मदद कुछ पैसे देकर करना चाहता था, लेकिन उसके पास खुले नहीं थे। बजट बिगड़ने के डर से वह उसे 10 का नोट नहीं देना चाहता था। वह चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 2, यह संसार है यार वाक्य आजकल के मनुष्यों की किस प्रवृत्ति का द्योतक है। उत्तर, यह संसार है यार यह वाक्य आजकल के मनुष्यों की स्वार्थपरता, हृदयहीनता, संवेदन शून्यता तथा गरीबी को दर्शाती है कि किस प्रकार मनुष्य मजबूर और दयनीय स्थिति से जूझते व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी स्थिति को अपना अपना भाग्य बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहती है। उन्हें दूसरों के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, अपना अपना भाग्य कहानी में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक ने व्यंग किया है कि आज का मनुष्य समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, धन संचय करने में लगा है। दोनों बच्चों की मौत को समाज उनका भाग्य मानता है, लेकिन समाज यह मानने को तैयार नहीं कि दोनों के भाग्य में असमय मृत्यु नहीं लिखा था। एक बालक साहब की मार से मारा जाता है तो दूसरा समाज की निष्ठुरता से मारा जाता है। समाज उसकी मदद करने की बजाय कहता है उसके भाग्य में यही लिखा था। यह बात गलत है क्योंकि हम भाग्य से नहीं, भाग्य हमसे है। क्वेश्चन नंबर 4, अपना अपना भाग्य कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अपना अपना भाग्य कहानी में 2 पहाड़ी बालक गरीबी और भूखमरी से तंग आकर नैनीताल तो आ जाते हैं। वे सोचते हैं यहाँ काम करने से खाना तो मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था लोग कितने कठोर और स्वार्थी होते हैं। वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक तो अपने मालिक के मार से मारा जाता है, दूसरा स्वार्थपरता और मनुष्य की हृदयहीनता के कारण बर्फ में ठिठुर कर मर जाता है। समाज कितना निष्ठुर है जो सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है और दोष भाग्य को देता है। तो बच्चों, अपना अपना भाग्य का क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं जब भी नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।